हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है जीव विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम 36वां टेस्ट जिसे हम 36 टेस्ट को स्टडी करेंगे। तो जुड़ जाइएगा आप लोग और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोगों के समक्ष नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, आज हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं। हम प्रजनन के विषय में पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के विषय में, और निषेचन जिसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं, परागकण के विषय में पढ़ेंगे, और अगला जाता है हमारा श्वसन स्थल को पढ़ेंगे। पांचवा है पादपों में परिसंचरण तंत्र को समझकर सचित्र वर्णन करना है। तो चलिए, एक एक विषय, एक एक प्रश्नों को हम अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो रिप्रोडक्शन हमारा पहला प्रश्न है। तो आप लोग रिप्रोडक्शन के विषय में अच्छे से जानते होंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन क्या होता है। प्रजनन वह है, आप लोग सिंपल भाषा में समझिए, कि मनुष्य जो है कि अपनी अपनी समान प्रोजेनी यानी अपने ही समान जीव को उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है, या फिर रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में आप लोग समझे होंगे कि अपने ही समान जीव को उत्पन्न करना या प्राप्त करना प्रजनन कहलाता है। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, हम साइंस के भाषा में समझते हैं कि हमारा साइंस क्या कहता है। तो हमारा साइंस ये कहता है कि जीव अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। उसे प्रजनन कहते हैं। इसमें पीढ़ियों में निरंतरता बढ़ी है। इस प्रकार क्या है कि लैंगिक एवं अलैंगिक प्रजनन जो कि दो प्रकार के होते हैं। लैंगिक के माध्यम से होता है और अलैंगिक सेक्सुअल असेक्सुअल इन दोनों के माध्यम से होती हैं। तो इसमें क्या होती है कि जो जीवधारी होते हैं उसमें एक लिंगी जीव पाए जाते हैं, जिसमें हम सेक्सुअल के माध्यम से वर्क करते हैं प्रजनन तंत्र को बनाए रखने के लिए। और असेक्सुअल क्या होते हैं, इसमें ऐसे जीव जो जिसमें दोनों ही रिप्रोडक्शन होती है, जिसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल इन दोनों की होती है। इसी के अंतर्गत आते हैं। पहला इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, जंतु हो गया। तो यहाँ पर हम एक लिंगी जीव पाए जाते हैं, और दो लिंगी जीव क्या होती है, जैसे मान लीजिए केचुए हो गया और फीता क्रीम, ऐसे कुछ है, हमें याद नहीं आ रहा। हाँ, ऐसा है। तो यहाँ पर दो लिंगी जीव पाए जाते हैं। तो प्रजनन के विषय में आप लोग जाने होंगे कि प्रजनन जो है जीव अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करना ही प्रजनन कहलाता है। इसमें पीढ़ियों में निरंतरता बढ़ जाती है। अगला प्रश्न माना जाता है निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन। निषेचन क्या होते हैं, साइंस की भाषा में आप लोग समझेंगे कि निषेचन क्या होता है। निषेचन हुआ होता है कि इस प्रक्रिया में शुक्राणु उत्पन्न होते हैं और अंडाणु इसके संलयन शामिल होते हैं, जिसमें भ्रूण का विकास होता है। अभी आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा, क्योंकि आप लोग थोड़ी सी परिभाषा, लेकिन यदि आप लोग साइंस तो पढ़े ही होंगे तो आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि फर्टिलाइजर क्या होता है, निषेचन क्या होता है। मनुष्य में जो मनुष्य मेल है उसके अंदर शुक्राणु बनता है और फीमेल के अंदर अंडाणु बनता है, और ये दोनों का हार्मोन्स जो जब रिलीज होता है और दोनों में जब
सेक्सुअल के माध्यम से जब ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों जब मेल होते हैं उसे हम सैलियन कहते हैं। जब दोनों का मिलन होता है और वहाँ पर जो आपस में टकराते हैं या फिर सैलियन होते हैं, उस प्रक्रिया को हम भ्रूण कहते हैं या फिर निषेचन। तो इस कैसे आप लोग समझेंगे सिंपल भाषा में, ऐसे समझना है कि जब शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों जो आपस में टक्कर करते हैं तो वहाँ पर जब ये टकराव होती है तो उन दोनों के टकराव से वहाँ पर जीव का निर्माण होने लगता है। जब उन दोनों के टकराव होती है तो वहाँ पर जीव का निर्माण होने लगता है और उस निर्माण की प्रक्रिया को ही हम भ्रूण कहते हैं। तो समझे आप लोगों ने कि निषेचन क्या होता है, आप लोग अच्छे से समझ में ही गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि मैं समझाने में आप लोगों को प्रयासरत हूँ। तो चलिए इनकी परिभाषा को फिर दोहरा लेते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन यह होता है कि इस प्रक्रिया में शुक्राणु और अंडाणु के सैलियन शामिल होता है जिसमें भ्रूण का विकास होता है। तो आप लोग समझ में गए होंगे। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आता होगा तो फिर मैं चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखिए कि हमें नहीं समझ में। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। परागकण। परागकण क्या है कि परागकणों का परागकोश से निकलना वार्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। स्वपरागण और परपरागण, इसे पॉलिनेशन। परागकण क्या है कि पौधे जो है अपना विकास कैसे करते हैं, इसी के विषय में। जैसे मान लीजिए बॉटनी आप लोग पढ़े होंगे, वनस्पति विज्ञान, तो वहाँ पर आप लोगों को परिभाषा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अपनी इस टॉपिक के माध्यम से समझते हैं कि परागकण क्या होता है। जैसे पौधे का विकास कब होता है, जब पौधे अपने वार्तिकाग्र पर एक पौधे से दूसरे पौधे में जब वार्तिकाग्र करते हैं तो वहाँ पर उन्हें निषेचित होता है, यानी अपने क्रिया को करते हैं। तो क्रिया की करने की विधि को ही हम परागण कहते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के परागण होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। इसमें के अंतर्गत तो यहीं पर बताया गया है कि परागकणों का परागकोश से निकलकर वार्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया ही परागकण कहलाती है। चलिए हम अगले प्रश्न को ले लेते हैं। श्वसन स्थल को समझाना है। यूकैरियोटिक जीवों में श्वसन का प्रमुख स्थल है माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकाणिका है। दूसरा है कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक जीवों का इंजन कक्ष होता है क्योंकि यह कोश की श्वसन का मुख्य स्थल होता है। इस कोश की श्वसन एक उपचयी प्रक्रिया होती है। इसमें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्पन्न होता है। तो यूकैरियोटिक जीवों में श्वसन का प्रमुख स्थल माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकाणिका होती है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक जीवों का इंजन कक्ष होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि ऐसा तंत्र है जिसमें हर एक जीवों का सेंट्रल पॉइंट है। यहाँ से जीव अपने शारीरिक, आर्थिक, मानसिक सभी प्रकार के विकारों को हम तीव्र करते हैं। यदि वो सेंट्रल पॉइंट में मजबूत नहीं है तब जीवों का मृत्यु हो जाना संभव हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कि जीवों का इंजन कक्ष होता है, क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन का मुख्य स्थल है। कोशिकीय श्वसन एक उपचयी प्रक्रिया है। इसमें एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी उत्पन्न करते हैं। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग भोजन करते हैं, जो भी करते हैं उसे एटीपी के माध्यम से
एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के माध्यम से वहाँ पर जो भी भोजन करते हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में या प्रोटीन के रूप में, उन्हें तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता तो अवश्य पड़ती है। यदि ऑक्सीजन आप लोगों को नहीं मिलती है तो आप लोगों के अंदर जो भी आप लोग भोजन किए हैं उसे तोड़ने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। वहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आपको कोई भोजन नहीं टूटेगा तो आप लोगों का पाचन तंत्र रुक जाएगा, जिससे मनुष्य की पाचन तंत्र की प्रक्रिया जैसे ही बिगड़ती है तो आप लोगों की श्वसन तंत्र में भी श्वसन नालिका को बहुत ज़्यादा प्रभावित मिलती है। इससे यदि आप लोगों के श्वसन तंत्र प्रभावित हो जाती है तो आप लोगों का जीवन में संकट उत्पन्न हो जाती है और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया का आप लोगों ने अच्छे से समझा कि यह श्वसन तंत्र में कैसे वर्क करती है। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है, पादपों में परिसंचरण तंत्र को समझना है। ये पादपों में पर्ण हो गया, पर्ण के बाद तना है, जड़ है आदि पौधों की कायिक अंग हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण, संवहन, खाद्य संग्रह का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि पादपों की सभी शाखाएं इस प्रकार व्यवस्थित रहती हैं कि सूर्य प्रकाश प्राप्त होता रहे। पर्ण संजीव की मृदुता को कोशिकाएं पाई जाती है, जिससे पर्णहरिम नामक वर्णक पाए जाते हैं। पर्ण क्या है? पत्ती। पादपों की सभी शाखाएं पर इस प्रकार अव्यवस्थित रहती है कि सूर्य प्रकाश प्राप्त होता रहे। पर्ण की सजीव मृदुता को कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिससे पर्णहरिम नामक वर्णक पाए जाते हैं। कार्य क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में खाद्य संग्रह, विभिन्न गैसों O2 और CO2 का विनिमय तथा उत्सर्जन एवं गैसों का परिवहन करना होता है। जड़ क्या है कि पौधे का वह भाग जो बीजों की अंकुरण के समय मूलकर से बनता है। पौधे का वह भाग जो बीजों की अंकुरण के समय मूलकर से बनता है। पौधों के वह भाग जो बीजों की अंकुरण के समय मूलकर से बनता है उसे हम जड़ कहते हैं, जो प्रकाश के विपरीत लेकिन जल एवं भूमि की ओर बढ़ता है। इसके दो प्रकार हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ क्या होता है कि मूसला जड़ मूलकर से विकसित होकर मुख्य जड़ का निर्माण करती है। मूसला जड़ यह है कि जैसे मान लीजिए कि आप लोग कोई भी पौधा लगाते हैं तो पहले उसे हम ज़मीन में गाड़ते हैं और उसकी वृद्धि होने की संभावना कब रहती है कि जब उसकी जड़ नीचे जाती है और मजबूती से बिखर जाती है, इससे वहाँ पर उनका बेस बनता है। जड़ में पानी, खाद और वहाँ की मिट्टी की प्रमुख पोषक तत्वों से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार वह अपना वृद्धि हेतु ऊपर की ओर उनकी शाखाएं या तना के रूप में ऊपर फैलता है और वह जितना ऊपर फैलता है उतना ही नीचे अपनी मजबूत फैलकर जड़ को मजबूती प्रदान करता है। इन्हीं को हम मूसला जड़ कहते हैं। इनका उदाहरण समझ लेते हैं कि उदाहरण है द्विबीजपत्री पौधे हैं, सरसों हैं, गाजर और चुकंदर है, अजमेर है, चीनी, गुलाब और सभी द्विबीजपत्री हैं। अपस्थानिक जड़ क्या है कि अपस्थानिक जड़ इसमें मूलकर के अतिरिक्त पादप शरीर के अन्य भागों से विकसित होता है। इसमें क्या है कि अपस्थानिक जड़ में जैसे मान लीजिए कोई पौधा है, उस पौधे के ऊपर से उनके तना से कोई भी पौधा नया तैयार होकर अपना जीव विकास करता है, उसे हम अपस्थानिक जीव के अंतर्गत अपस्थानिक जड़ कहते हैं। उदाहरण है कि एक बीजपत्री पौधे जिसमें चावल है, गेहूँ है, मक्का है, गेंदा, केला सभी एक बीजपत्री के अंतर्गत आ जाते हैं। इनका कार्य क्या है कि भूमि से जल एवं घुलित खनिज लवणों का अवशोषण है। अवशोषित पदार्थों को संवहन द्वारा ऊतकों तक भेजना होता है। स्तंभ क्या है कि पादप का सर्वाधिक बड़ा वृत्तीय भाग जो कि भूमि
से निकलकर कमर तक आकर यहाँ पर शाखाओं का निर्माण होता है। इनका कार्य क्या है? इनका कार्य है कि जल, खनिज, लवणों तथा खाद्य पदार्थों का संवहन करना। जाइलम वे वाहिकाएं जो जल एवं लवणों में पाई जाती है। इसमें अनेक गर्त होते हैं। इनका कार्य है कि जल का संवहन, अन्य हरित पदार्थों का संवहन कर सभी भागों तक पहुंचाना। तो जाइलम क्या होती हैं कि जाइलम वे होती हैं कि जल एवं लवणों में पाई जाती है। इसमें अनेक गर्त हैं। इनका कार्य क्या है कि जल का संवहन करके हरित पदार्थों का संवहन कर सभी भागों तक पहुंचाते हैं। फ्लोएम क्या है कि यह एक संवहन ऊतक है, जाइलम की तरह कार्य करते हैं। पत्तियों में बने कार्बनिक खाद्य पदार्थों को पौधों के समस्त भागों तक पहुंचाना। सूक्ष्म छिद्रों द्वारा तरल खाद्य पदार्थों का संवहन करते हैं। इनका प्रमुख कार्य हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।